हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये आम का पेड़ मेरा है। इस पर आने वाले हर एक फल पर और किसी का नहीं बल्कि मेरा हक है। इस पेड़ की वजह से ही मैं चुड़ैल बनी हूँ और अब इस पेड़ के फल खाने वालों को मैं मार दूंगी। सोनापुर गांव एक बहुत ही भरा फूला गांव था जो अपनी खेती, फल और सब्जी के लिए आसपास के गांव में सबसे ज्यादा मशहूर था। पर गांव में कुएं के पास एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था जो बहुत ही हरा भरा था। हमेशा ही वो पेड़ ताजे पके आम से भरा रहता, पर कोई भी उसके फल नहीं खाता, क्योंकि जो कोई भी उस पेड़ के आम खाता था उसकी मौत हो जाती थी और उसकी मुंडी उस पेड़ पर फल की जगह लटकी हुई मिलती थी। गांव वालों का मानना था कि उस पर किसी बुरी चुड़ैल मिठिया का साया है। ऐसे ही एक दिन ऋत्विक, संध्या, मुकुल और निवि नाम के 4 दोस्त घूम फिर कर अपने घर लौट रहे होते हैं और जैसे ही वो सोनापुर गांव में दाखिल होते हैं तभी उनकी कार अचानक खराब हो जाती है और ड्राइविंग सीट पर बैठा ऋत्विक बोलता है, यार लगता है ये गाड़ी खराब हो गई। देखना होगा इस गांव में कोई मैकेनिक है या नहीं। मैकेनिक तो बाद की बात है भाई, भूख लग रही है बड़ी जबरदस्त। पहले कुछ खाने को तलाशते हैं। हाँ यार, सही कह रहा है मुकुल, पेट में चूहे डिस्को डांडिया कर रहे हैं। चारों दोस्त खाना तलाशते हुए उस आम के पेड़ के पास पहुंचते हैं जिस पर चुड़ैल का वास था। उस पेड़ पर पके रसीले आम देखकर चारों के मुंह में पानी आ जाता है और मुकुल बोलता है, यार मैंने आज तक बहुत आम खाए हैं पर ऐसे रसीले पके आम पहली बार देख रहा हूँ। हाँ यार, सच में मन तो कर रहा है कि सारे के सारे ही तोड़कर खा लूं। ओए गधो, सोच क्या रहे हो? मार के पत्थर तोड़ लो आम। निवि की बात सुनकर ऋत्विक जमीन से पत्थर उठाकर जैसे ही आम तोड़ने के लिए निशाना लगाने वाला होता है तभी वहाँ मीना नाम की एक बूढ़ी औरत आती है और ऋत्विक को धक्का देकर नीचे गिरा देती है, जिस वजह से ऋत्विक के हाथ से पत्थर छूट जाता है और वो निशाना नहीं लगा पाता, जिस पर वो बोलता है, अरे आंटी जी, क्या हुआ? मुझे धक्का क्यों दिया? ये आम का पेड़ आपका है क्या? नहीं नहीं, आम का पेड़ नहीं, मौत का पेड़ है ये। इसके फल मत खाना वरना मारे जाओगे। वो पेड़ के फल किसी को नहीं देती, वो चुड़ैल। लगता है इन आंटी का दिमाग फिर गया है बुढ़ापे में, तभी ये सब बोल रही हैं। चलो मेरे साथ, मेरा दिमाग खराब नहीं है वरना वो देख लेगी। इतना कहकर मीना उन चारों को अपने साथ अपनी झोपड़ी में ले आती है, जहाँ मुकुल बोलता है, आंटी जी, चुड़ैल, भूतनी, नागिन मुझे किसी का नहीं पता, बस इतना पता है कि मुझे भूख लग रही है, वो भी जोर से, कुछ खिला दो। मुकुल की बात सुनकर मीना उन सभी को खाना खिलाती है, जिसके बाद ऋत्विक बताता है कि किस तरह से उनकी कार इस गांव में आते ही खराब हो गई, जिसके बाद भूख से बेहाल वो उस आम के पेड़ तक गए। ये सुनकर मीना बोलती है, भूखे मर जाना लेकिन उस पेड़ का आम मत खाना। जब तक गाड़ी ठीक नहीं हो जाती उस पेड़ के पास मत जाना। शाम होने वाली है, वो आएगी अपना शिकार लेने। ऋत्विक बेटा, तुम चलो मेरे साथ। इतना कहकर मीना ऋत्विक को अपने साथ मैकेनिक के पास ले जाती है। संध्या और निवि भी अपने अपने फोन में बिजी हो जाते हैं, पर मुकुल की नजरों के सामने बार बार वही रसीले ताजे आम आ रहे थे। उसे हवा में उन्हीं की मीठी मीठी सुगंध आ रही थी। वो खुद से इतना मजबूर हो जाता है कि वो आम के पेड़ के पास जा पहुंचता है और उसके नीचे खड़ा होकर बोलता है, मैं नहीं रुक सकता और ये आम, मुझे ये आम खाना है तो बस खाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना बोलकर मुकुल पत्थर मारकर एक आम तोड़ लेता है और उसे पेड़ के नीचे बैठकर खाने लगता है, तो उसे आम का स्वाद कड़वा लगता है और वो उसे थूकने लगता है, पर उसके मुंह से आम की जगह खून निकलता है, जिसे देखकर वो घबरा कर खड़ा हो जाता है। उसके हाथों में से वो आम भी गिर जाता है और जमीन पर गिरते ही वो आम एक कटी हुई मुंडी में बदल जाता है। ये सब देखकर
मुकुल को कुछ समझ नहीं आता। तभी वो अपना सर उठाकर आसमान की तरफ देखता है तो उस पेड़ पर आम की जगह लोगों के कटे हुए सर लटके थे। वो इस सदमे से बाहर आता उससे पहले ही उसके सामने अचानक ही एक भयानक सी चुड़ैल मिठिया आकर बोलती है। मेरे पेड़ के फल खा रहा था, पत्थर मारकर तोड़ रहा था उनको। देख अब मैं तुझे कैसे खाती हूँ। वैसे भी बड़े दिनों से कोई शिकार हाथ नहीं आया। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं तो बस आम खाना चाहता था और कुछ नहीं, मुझे छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं? तुझे छोड़ने के लिए नहीं बल्कि खाने के लिए बुलाया है। इतना कहकर मिठिया मुकुल की मुंडी को उसके धड़ से अलग करती है और फिर उसके धड़ को कचर कचर चबा जाती है और उसकी मुंडी को पेड़ से लटका देती है। तो वहीं दूसरी तरफ ऋत्विक मीना के साथ कार ठीक करवाकर जैसे ही घर आता है तो वहाँ मुकुल को ना देखकर परेशान हो जाता है। ये देखकर मीना सब को लेकर उस आम के पेड़ के पास जाती है जहाँ मुकुल की मुंडी लटक रही थी। तभी उन सब के सामने मिठिया आकर बोलती है। मेरे पेड़ के फल खाने वाले का यही हश्र होता है। मिठिया चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ती। एक एक करके तुम सबको मार दूंगी, कोई जिंदा नहीं बचेगा। कुछ नहीं करेगी तू इन बच्चों को, इन सब ने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद सभी बहुत डरे होते हैं और मीना के साथ घर लौट आते हैं। तभी संध्या बोलती है। आंटी ये सब क्या है? क्यों हमारा दोस्त मारा गया? और वो चुड़ैल कौन है? वो मिठिया चुड़ैल, वो इसी गांव में रहा करती थी। वो स्वभाव से बड़ी लालची थी। इसी आम के पेड़ से उसका घर चला करता था। वो लोगों से अच्छी रकम लेकर उन्हें घटिया फल दिया करती थी। साथ ही कुछ फलों में जहर वाले इंजेक्शन लगाकर वो बड़े बड़े व्यापारियों को खिला देती थी और फिर उन्हें मार कर लूट लिया करती थी। मिठिया का ये धोखेबाजी का खेल यूं ही चलता रहता है, पर जब उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाती है तो उसने खुद ही जहरीला आम खाकर खुद की जान ले ली। पर उसकी लालची आत्मा हमेशा के लिए उस आम के पेड़ की चुड़ैल में बदल गई। तो अब हम सब क्या करेंगे? वो हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। जब तक कोई उसके फल को या उसके पेड़ को हाथ नहीं लगाता वो कुछ नहीं कर सकती। वो बार बार बुलाएगी, पर जाना मत, एक साथ रहना, नहीं तो मौत तय है। हम सब एक साथ हैं। हम सब एक साथ हैं। इतना कहकर निवि जैसे ही संध्या का हाथ पकड़ने को होती है तो वो देखती है कि वहाँ संध्या नहीं है। निवि और ऋत्विक भागकर फिर उस आम के पेड़ के पास जाते हैं तो देखते हैं कि मुकुल की तरह संध्या की मुंडी भी पेड़ से लटकी है। तभी वहाँ मीना एक बाबा के साथ आती है। साथ ही सारे गांव वाले भी वहाँ जमा हो जाते हैं। बाबा अपने तंत्र मंत्र का कार्य शुरू करता है और देखते ही देखते वो आम का हरा भरा पेड़ एक सूखे बेजान पेड़ में बदल जाता है। उस पर आज तक मरे सभी लोगों की मुंडियां लटकी नजर आने लगती है, जिसके बाद बाबा मिठिया चुड़ैल को अपने वश में करके वहाँ से ले जाता है और उस आम के पेड़ को आग लगाकर उस गांव को उस चुड़ैल के खौफ से आजाद करता है। ऋत्विक और निवि भी अपने दोस्तों को खोने की बुरी याद को लेकर गांव से हमेशा के लिए अपने घर को लौट जाते हैं। सोनी और शिवम फ्लाईओवर से जाते हैं और उनका वहाँ एक्सीडेंट हो जाता है। सोनी और शिवम अपने मृत शरीर से निकलकर आत्मा बन जाते हैं। टीवी पर एक्सीडेंट की खबर आने पर उनके परिवार वालों को पता चलता है कि उनके बच्चे सोनी और शिवम मर चुके हैं, जिसके बाद उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। ये सब वो दोनों आत्मा के रूप में वहीं खड़े होकर देख रहे थे, जिस पर सोनी बोलती है। हमने साथ में कितने सपने देखे थे, लेकिन उस लड़की की वजह से हमारे सारे सपने टूट गए। हमारे घर वाले कितने दुखी हैं। हम उससे अपना बदला जरूर लेंगे।
जिसने हमारी हंसती खेलती जिंदगी तबाह कर दी। लेकिन हम उसे पहचानेंगे कैसे? मैंने उसकी स्कूटी का नंबर देखा था, UP 8444। शिवम और सोनी दोनों हाईवे पर जाकर खड़े हो जाते हैं और रोज आती जाती स्कूटी का नंबर देखते हैं। एक दिन हाईवे पर रितु नाम की एक लड़की की स्कूटी का नंबर सेम होने पर वो दोनों उसको पहचान लेते हैं और अपना बदला लेने के लिए वो जानकर रितु की स्कूटी का एक्सीडेंट कर देते हैं। मौके पर मौजूद एक इंसान उसे हॉस्पिटल ले जाता है। रितु को ज्यादा चोट नहीं आती और वो बच जाती है। डॉक्टर बैंडेज कर देते हैं और रेस्ट के लिए बोलते हैं। होश में आने पर अपनी मदद करने वाले इंसान से रितु बोलती है, आपकी वजह से आज मेरी जान बच गई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जिसने रितु की जान बचाई थी वो उसको रेस्ट करने की सलाह देकर चला जाता है। रितु वार्ड रूम में रेस्ट कर रही होती है। तभी शिवम और सोनी अपने आत्मा रूप में वहां पहुंच जाते हैं और स्टेथोस्कोप से उसका गला घोटने लगते हैं। रितु कुछ समझ नहीं पाती कि ये क्या हो रहा है। बस स्टेथोस्कोप से उसका गला घुट रहा था और वो घबरा रही होती है। और जैसे ही वार्ड रूम के गेट के पास डॉक्टर आता है, रितु के गले से स्टेथोस्कोप गायब हो जाता है। डर से उसके शरीर से पसीना निकलता है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताती। कुछ देर में उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है और वो वहाँ से डरते हुए घर चली जाती है। रितु जब घर आकर अपने कमरे में रेस्ट करती है तो लाइट्स जलने बुझने लगती है और एकदम ही जोर से लाइट से चिंगारी निकलती है। रितु बहुत डर जाती है और अपने ब्लैंकेट के अंदर घुस जाती है। कुछ ही पलों में उसको फिर से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाजें आती हैं। सोनी और शिवम जोर जोर से हंसते हैं। बाहर का माहौल देखने के लिए जैसे ही रितु अपने मुंह से ब्लैंकेट निकालती है तो वो अपनी माँ सावित्री को आवाज लगाकर बुलाती है और सावित्री कमरे में आकर बोलती है, क्या हुआ बेटा, इतनी डरी हुई क्यों है? मम्मी, मैंने अजीब सी डरावनी आवाज सुनी है, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं, बाहर सब बैठे हैं, लाइट चली गई इसलिए, और तेरा वहम होगा, चल सो जा। रितु अपनी माँ की बात मानकर सो जाती है और उसके सोने के बाद सावित्री अपने कमरे में चली जाती है। रितु की अचानक 6 बजे आँख खुलती है। आँख खुलने पर वो देखती है कि उसकी माँ नहीं है और वो बाथरूम में अपना मुंह धोने जाती है। नींद में होने के कारण नल से पानी की जगह आ रहे खून से ही वो अपना मुंह धोती है, जिसके बाद शीशे में अपना चेहरा देखकर वो जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर सावित्री भागकर उसके पास आती है और बोलती है, क्या हुआ, तू इतनी तेज क्यों चिल्ला रही है? मम्मी, इस नल से खून आ रहा है। कुछ भी तो नहीं, पानी ही तो निकल रहा है। हॉरर मूवी देख देख कर ना तेरे दिमाग में डर बैठ गया है। देखो, मेरे मुंह पर खून लगा हुआ है, देखो। अरे कुछ भी तो नहीं है, अब पिट जाएगी तू मुझसे। चल अब तैयार हो जा, तू लेट हो रही है। सावित्री रितु को ऑफिस भेज देती है। स्कूटी रिपेयर होके घर आती है और वो फिर अपने ऑफिस के लिए निकलते हुए स्कूटी स्टार्ट करती है, लेकिन शिवम और सोनी अपनी ताकत से स्कूटी को रोक देते हैं, जिसके कारण उसकी स्कूटी स्टार्ट ही नहीं होती। ये देखकर सावित्री बोलती है, ऐसा कर, आज छुट्टी ले ले काम से और आराम कर। रितु अपने कमरे में आराम करने चली जाती है और डर की वजह से करवटें बदल रही होती है। सावित्री अपने घर में एक बाबा को लाती है और रितु को झाड़ा लगाने के लिए बाबा मंत्र फूंकता है, लेकिन किसी को पता नहीं था कि वो बाबा ढोंगी है। उस समय सोनी और शिवम की आत्मा सबके सामने जोर जोर से चिल्लाने और हंसने लगती है। ढोंगी बाबा वहाँ से डर कर भाग जाता है और रितु बेहोश हो जाती है। तभी सावित्री बोलती है, कौन है? सामने आओ, क्या चाहते हो और हमारे पीछे क्यों पड़े हो? सामने आओ। तभी सावित्री के सामने सोनी और शिवम अपने डरावने रूप में आते हैं और बोलते हैं, आज जो हम भटक रहे हैं उसकी जिम्मेदार तुम्हारी बेटी ही है। मौत का बदला मौत से लेना है हमें। तुम दोनों क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
अरे मेरी बेटी एक चींटी तक को तो मार नहीं सकती, वो तुम्हारा खून कैसे कर सकती है? ये बात एक हफ्ते पहले की है। सोनी और शिवम अपनी शादी का कार्ड छपवाने जा रहे थे। 1 महीने बाद दोनों की शादी थी। दोनों को अपनी शादी का बेसब्री से इंतजार था। काफी साल बाद सोनी के परिवार वाले राजी हुए थे और दोनों की शादी तय कर दी थी। वो दोनों उस दिन बहुत खुश थे। दोनों फ्लाईओवर से जा रहे होते हैं, तभी अचानक से फ्लाईओवर के ब्लॉक डिवाइडर हटे होने के कारण वो उनसे टकरा जाते हैं और उनका बेहद ही भयानक एक्सीडेंट होता है, जिसमें मौके पर ही उन दोनों की मौत हो जाती है। सोनी और शिवम उस दिन की घटना बताते हैं। साथ ही ऋतु को होश आ जाता है और वो सारी बातें सुन लेती है। तभी उससे सोनी बोलती है, जिसने फ्लाईओवर के पास ब्लॉक्स हटाए थे वो तुम ही थी और उसकी वजह से हम मर चुके हैं। उस दिन मैं अपने ऑफिस के लिए लेट हो गई थी। सर का बार बार कॉल आने पर मैंने फ्लाईओवर के बीच में से यू टर्न ले लिया और डिवाइडर ब्लॉक्स हटाकर मैंने जल्दबाजी में ब्लॉक्स वापस नहीं लगाए। लेकिन तुम्हारी गलती की वजह से हम तो अपने परिवार से बिछड़ गए, इसलिए तुम्हें मौत जरूर मिलेगी। मेरी बेटी ने जानबूझकर तुम्हें नहीं मारा। उसे क्या पता था यू टर्न लेते हुए ब्लॉक्स की वजह से कोई मर जाएगा। हमें कुछ नहीं पता, हमारा परिवार हमारे लिए परेशान है। हमारे घर में रौनक थी। शादी की खबर से पूरा घर रोशनी से जगमगाने वाला था। संगीत भरी खुशियों की बहार आने वाली थी और हमारे घर में शादी की जगह मौत का टेंट लग गया। छोड़ो उसे, भगवान के लिए छोड़ दो। सोनी, जैसे तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए सपने सजाए थे, वैसे मैंने भी अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ सोचा है। हर माँ का सपना होता है कि वो अपनी बेटी की विदाई करे। अगर मेरी बेटी मर गई तो मेरे नाम पर कलंक लग जाएगा। सोनी को शिवम समझाता है और सावित्री की बात समझकर वो ऋतु को छोड़ देती है। ऋतु नीचे गिर जाती है और अपनी माँ के पास जाकर उसके गले लगती है। ये दृश्य देखकर सोनी की आंखें भर आती है और वो बोलती है, मेरी माँ भी ऐसे ही तड़प रही होगी और एक बेटी होने के नाते किसी दूसरी माँ को मैं ये दुख नहीं दे सकती। जिस बदले के लिए सोनी और शिवम भटक रहे थे, वो बदला एक माँ की ममता के आगे छोटा पड़ गया और वो दोनों हमेशा के लिए इस संसार से मुक्त हो गए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।